वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्लास जो मैं आपको आज से लेने जा रहा हूँ, ये क्लास 9th CBSE, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए कंपलसरी है। आप इसे देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और हमें ग्रुप में सेंड करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आप आज से नोट्स बनाएंगे, वीडियो को पूरा देख के, और एक एक चीज़ को पर्टिकुलर आप नोट्स बना के अपने ग्रुप में शेयर करके आप हमें दिखाएंगे। ये क्लास 9 CBSE, अगेन मैं रिपीट कर दूँ, क्लास 9 CBSE, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड, इंग्लिश हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 9th NCERT का मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जो आप जानते हैं 9th NCERT CBSE भी फॉलो कर रहा है और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये सारे के सारे बोर्ड NCERT को ही फॉलो कर रहे हैं। इसलिए NCERT का मैं जो जियोग्राफी वाला पोर्सन है, जियोग्राफी वाला पार्ट है, आज से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो ये जियोग्राफी वाला पोर्सन है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है, आप टाइटल में देखे होंगे और ऊपर देख रहे होंगे हेडिंग में, इंडिया इट्स लोकेशन एंड साइज, भारत का स्थिति एवं विस्तार। भारत का स्थिति, भारत कहाँ स्थित है, उसका एक्सपांसन, उसका विस्तार कितना है, सारे इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को आप शेयर करेंगे, अदरवाइज आपको हानि होने वाला है, क्योंकि आप इसे परीक्षा में बेटर मार्क्स नहीं ला पाएंगे और आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन अपकमिंग टाइम में होने वाले हैं उसमें आप बेटर मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 9th बेसिक होता है 10th के लिए और 10th बेसिक होता है 12th के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। भारत का स्थिति एवं विस्तार, इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन, भारत की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में। यू ऑल नो इंडिया इज आवर मदर लैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटीफुल कंट्री कोई है तो इंडिया है। यानी भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, भारत में इतनी विविधता है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत में 1000 से भी ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएँ अनुसूचित श्रेणी में उसको डाल दिया गया है, जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। और भारत देश में, और जो भारत को एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, भारत एक उप महाद्वीप है। भारत को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत का जो लोकेशन है, भारत की जो स्थिति है, और भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री, जितने भी उसके पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री हैं, कहीं न कहीं भारत के साथ उनका अस्तित्व जुड़ा है। इसलिए भारत को एक देश न कह के भारत को एक उप महाद्वीप, भारत को एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और आप जानते हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, दिस आर ऑल द नेम ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश के नाम हैं। यदि आप पहले से जियोग्राफी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आइए बेसिक से मैं आपको ले चलता हूँ। आप इमेजेस में देख रहे होंगे ग्लोब, आपकी बेसिकली ये ग्लोब नहीं है, ये आपका ओरिजिनल पृथ्वी है। और इस पृथ्वी को मैं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये एक पृथ्वी है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। भूगोलवेताओं तथा साइंटिस्टों ने अध्ययन की दृष्टि से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस न हो, उस अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को, अर्थ को एक ग्लोब माना, उसका एक फोटोकॉपी माना ग्लोब को, और ग्लोब को मान के जाना, पृथ्वी की स्थिति एवं विस्तार जानने के लिए ग्लोब पे कुछ रेखाएं खींची, ताकि आसानी से किसी भी जगह की स्थिति और एक्सपांसन को आसानी से जाना जा सके। ये तो अपना देश इंडिया है, लेकिन ये ग्लोब जो कॉपी के रूप में लिया गया, यहाँ पे ग्लोब के बीचों बीच, जिसे आप इमेज देख रहे होंगे अर्थ का, इसके बीचों बीच, अर्थ के एकदम बीचों बीच पार्ट में एक रेखा खींचा गया, एकदम बीचों बीच से। इस बीचों बीच वाली रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहा गया, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। हिंदी वाले इसे विषुवत रेखा कहा गया। यानी पृथ्वी को, ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। तो यहाँ से जो ऊपर बांटा गया, इसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध, इसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इंग्लिश वाले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से साउथ बात करें, बोला गया दक्षिणी गोलार्ध, इंग्लिश वाले साउदर्न हेमिस्फेयर। ऐसे बांटा गया। फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ा गया, यानी उत्तर। फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ, दक्षिण बढ़ा गया। तो दोनों के बीच जो रेखाएं खींची गई, ऊपर वाले रेखा को बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दक्षिण में 23.5 डिग्री पे जो खींचा गया उसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा।
अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर 0 डिग्री तो हम मानते हैं पृथ्वी को बीचों बीच भागों में बांट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी पे दिन रात का जो टाइम होता है हर जगह एक तरह नहीं होता है। तो झुकी होने के कारण बीचों बीच से पृथ्वी को लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि देखा गया जो पृथ्वी है उस पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं तो इस वाले दिशा से लेकर इस वाले दिशा में, इस वाले रेंज में कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहां से लेकर यहां तक, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस वाले रेंज में सूर्य की किरणें एक साल में लगभग प्रत्येक स्थान पे इक्वल आ रही है। लगभग 2-2 महीने 3-3 महीने के गैप में सूर्य की किरणें यहाँ पे सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे चमक रही है, फिर यहाँ पे आ रही है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में यहाँ पे चमक रही है। यानी इस वाले रेंज में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा एक जैसे चमकते रहती है। इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को माना। यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती है और यहाँ से 6 महीने सूर्य की किरणें ऊपर जाती हैं, 6 महीने सूर्य की किरणें नीचे जाती हैं, जिसको बोलते हैं उत्तरायण। सूर्य का उत्तरायण उत्तर दिशा में, सूर्य का दक्षिणायन दक्षिण दिशा में। यदि आप नहीं इसको लेकर आप कंफ्यूज है तो मेरे इंडियन ज्योग्राफी का मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाके इसको समझ सकते हैं। आपको सारी चीजें मैं काफी बेसिक में आसानी से समझाया हूं। तो बात करें 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन खींचा गया, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा खींचा गया, इसके उत्तर में भारत है, इसके उत्तर साइड में भारत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है। और आप जानते हैं जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से, यहां से भारत के बीचों बीच से होके ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से एकदम मिडिल पार्ट से होके गुजरता है। और 0 डिग्री से नॉर्थ जाने पर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिण जाने पे दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। तो भारत, एक आपके दिमाग में कंसेप्ट आया होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित एक देश है। क्लियर। दूसरी पॉइंट, वैज्ञानिकों ने और इसको इजी बनाने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए इसको बताया, क्या बताया, यहां से इंग्लैंड से यहां पे एक लाइन खींचा गया, उस जगह का नाम था ग्रीनविच। तो ग्रीनविच के ही नाम पे यहां पे जो लाइन खींचा गया उसको बोला गया ग्रीनविच टाइम लाइन। और ग्रीनविच जो टाइम लाइन खींचा गया, यहां से एक यहां से एक डायरेक्शन तय किया गया, यहां से एक दिशा तय किया गया, उस दिशा को बोला गया, यानी 0 डिग्री यहां से माना जाएगा लाइन, और 0 डिग्री से इधर जाने पे, 0 डिग्री से राइट जाने पे ईस्ट बोला जाएगा, और 0 डिग्री से लेफ्ट जाने पे इसको वेस्ट बोला गया। और इस प्रकार यहां से 0 डिग्री लाइन से डिसाइड किया गया, अगर इधर कोई भी बंदा जा रहा है तो समझो वो पूर्वी क्षेत्र में जा रहा है, और इधर कोई बंदा जा रहा है तो पश्चिमी क्षेत्र में जा रहा है। तो इस प्रकार सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड एक ऐसा देश है जो ईस्टर्न पार्ट में रहता है। पृथ्वी के ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित भारत एक देश है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन यही था, भारत का स्थिति एवं विस्तार, भारत का जो इट्स साइज एंड लोकेशन, इसको हमने देख लिया। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और उसके साथ साथ भारत की जो स्थिति है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये हमारे भारत का हो गया। मैंने आपको इक्वेटर लाइन समझाया, उसके बाद से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे। बेसिक पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि आपको लिखने में काफी आसानी होगा। क्या है, इंडिया इज आवर मदरलैंड, भारत अपनी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ पे जन्म लिए, हमारी कर्म भूमि है, यहीं पे हमको सब कुछ करना है और यहीं पे सारी चीज अपने छोड़ के चले जाना है। तो ये हमारी मदरलैंड है। ठीक है, फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, फिजिकल मतलब होता है नेचर द्वारा बनाई गई चीज को हम बोलते हैं फिजिकल, भौतिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो जो हमारे देश की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक है, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, ये जो फिजिकल है हमारे देश की काफ़ी डाइवर्सिटी फुल है। हमारे देश का जो फिजिकल बनावट है काफ़ी डिफरेंट है, मतलब भौतिक संरचना काफ़ी अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि उत्तर में आप जानते हैं उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला, बीच में आप देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण में देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार पेनिसुलर प्लेटू, इधर देखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर अरब सागर में आप देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे तो सिर्फ वही हिमालय वाला ही रेंज है। तो इस प्रकार देख सकते हैं भूगोलवेताओं का मानना है भारत फिजिकल रूप से डाइवर्सिटी फुल है, भारत भौतिक रूप से इतना अलग अलग यहाँ पे विभाजन हुआ है, और उसके साथ साथ भारत कल्चरल रूप से काफ़ी अलग है।
यहाँ पे जो सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है काफ़ी अलग है। जाहिर सी बात, जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी वाले धर्म के लोग रहते हैं, तो उतने धर्म के जब लोग रहेंगे तो उतने त्यौहार होंगे, उतनी भाषाएं होंगी, उतनी परंपराएं होंगी, उतनी रीति रिवाज होंगी, उतने ट्रेडिशन, रिचुअल्स, लैंग्वेज एंड कस्टम्स होंगे। तो इसलिए भारत को फिजिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी कहा जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज लोफ्टी माउंटेन्स। भारत में इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इतने ऊंचे ऊंचे, जो कि आप जानते हैं दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट जिसे बोलते हैं, वो नेपाल में है। लेकिन उसके बाद जो सबसे ऊंचा आता है वो है गाडविन आस्टीन, जिसको K2 बोलते हैं, वो अपने लद्दाख में है। K2 बोलते हैं, गाडविन आस्टीन सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा नंबर सबसे ऊंचा जो लद्दाख में है K2 गाडविन आस्टीन, वो अपने इंडिया में। फिर कह रहा है माइटी रिवर्स, और हमारे देश में विशाल विशाल नदियाँ बहती है जो आप जानते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा, सारी रिवर्स हमारे देश में बड़े बड़े विशाल रिवर्स भी बहती है। इसलिए हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फिजिकल रूप से। प्लेन्स, हमारे देश में मैदान है, समतल प्लेन्स एरिया है जहां पे आप रहते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पोर्शन है, ये भारत के प्लेन वाले एरिया हैं, ठीक है। प्लेटू, प्लेटू मतलब होता है पठार। पठार किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पठार बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये ना तो पहाड़ होता है ना ये आपका प्लेन होता है, ये पहाड़ से छोटा और प्लेन से ऊंचा उठे हुए पार्ट को हम पठार बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसे आपको दिया होगा, ये आपका हिमालय पर्वत है। फिर आप यहाँ पाइएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा है। उसके बाद से मध्य प्रदेश से फिर से भारत की जो मुख्य भूमि उठ जाती है जिसको हम प्लेटू बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन आ जाता है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे भारत का फिजिकल आपका जो स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी बनाया है उसमें ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे प्लेटू भी है, कवर एक्सटेंसिव एरिया, मतलब प्लेटू, माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, ये सारे भारत के बहुत विशाल क्षेत्र को, लार्ज एरिया को कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज अ भारत हिंदुस्तान। आप जानते हैं इंडिया को भारत, हिंदुस्तान और आर्यव्रत ये सब कहा जाता है। इंडिया चार नाम है। फिर वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कंट्री, आप इमेज में देख रहे होंगे, भारत दुनिया का 7वां सबसे विशाल देश है। भारत दुनिया का 7वां सबसे विशाल देश है। तो पहला, दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। पहला रसिया, इमेज में देख रहे होंगे, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7वें नंबर पे इंडिया, ठीक है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है। फर्स्ट चाइना आप जानते होंगे और सेकेंड इंडिया है। ये थे बेसिक पॉइंट, ठीक है। इंडिया के बारे में मैंने कुछ बेसिक आपको बता दिया। और फिर जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में कुछ सब टॉपिक दिए हैं जिसमें दिया है भारत का साइज, लैटिट्यूड के बारे में, भारत के लॉन्गिट्यूड एक्सपांसन के बारे में, भारत के बाउंड्रीज, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में, भारत के कोस्ट लाइन वाले एरियाज के बारे में, भारत के आइलैंड्स के बारे में और सो ऑन, और चीज़ें दी गई हैं। तो मैंने इतना आपको बेसिक बताया। सॉरी, अब आगे देखते क्या है। आपको मैं इसमें 6 या 7 मुश्किल से हार्डली 6 टॉपिक होंगे, जिसमें पहला मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आने वाले लेक्चर में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके मैं आपको रेस्ट ऑफ द जो बचे हैं सब आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। फिर इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं भारत के बारे में। भारत अभी दुनिया में 5 सबसे बड़े महासागर है, दुनिया के 5 सबसे बड़े महासागर हैं। फर्स्ट नंबर का आता है पैसिफिक ओशियन, सेकंड आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड आता है आर्कटिक ओशियन, फोर्थ आता है इंडियन ओशियन, फिफ्थ आता है साउदर्न ओशियन, ठीक है। तो दुनिया के अगर 5 बड़े बड़े महासागर हैं तो दुनिया के 5 महासागर में अगर तीसरे नंबर पर कोई महासागर आता है उसका नाम होता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। और दुनिया के और महासागर जिसको नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं भारत का नाम के साथ इंडियन ओशियन क्यों जुड़ता है? भारत के नाम के साथ इंडियन ओशियन इसलिए जुड़ता है क्योंकि आप इंडियन ओशियन का इमेज देख रहे होंगे, उसमें जो इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया के जो स्थिति है इंडियन ओशियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेंटर में, जैसे आप एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल में कैसे एक सेंटर पॉइंट होता है, एक बिंदु, एक केंद्र होता है। तो केंद्र से आप कहीं भी जाइए परिधि पे, उसके सरकमफ्रेंस पे लगभग सेम
डिस्टेंस आपको चलना होगा। उसी तरह इंडियन ओशियन के सेंटर में कोई देश है तो इंडिया है, इसलिए इंडिया के नाम पे दुनिया का एकमात्र ऐसा कोई सागर है, महासागर है, जिस महासागर का नाम उस देश के नाम पे रखा गया। वो देश का नाम है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन के नाम पे इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन रखा गया। ठीक है, और इंडिया का जो इंडियन ओशियन है, प्राचीन काल से इंडियन ओशियन से ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड प्राचीन काल में भी होते थे, समुद्र के रास्ते होते थे, और उसके बाद मध्यकालीन में भी समुद्र के रास्ते व्यापार हमारे समय में हुए हैं। और इंडिया से कोई भी जब इधर से जाएगा, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में चले जाए, मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ऐसे देशों में अगर चले जाए तो भारत होके ही जाएगा। ठीक है, या चाइना वाइना होगा तो भारत से होके ही जाएगा। तो इसलिए भारत की स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्राचीन काल से लेकर इन मॉडर्न टाइम में भी भारत से ही काफ़ी चीज़ें, भारत की इंडियन ओशियन से ही होके जाती है, इसलिए इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशियन में काफ़ी बढ़ जाता है। और ये था इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें। अब फर्स्ट नंबर का आते हैं साइज क्या होता है, भारत के साइज के बारे में जान जाते हैं। मैंने यहाँ पे नोट किया, भारत का साइज कुल क्षेत्रफल 2.42% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.24% है। 2.42% का मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया का मैप, आप देख रहे होंगे इमेज में। अगर पूरी दुनिया का मैप आप देख रहे हैं तो उस पूरी दुनिया में भारत काफ़ी छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो उस भारत के पूरी दुनिया के तुलना में कंपैरिजन हम करें, कंपेयर करें पूरी दुनिया के तुलना में, तो भारत का उसका क्षेत्रफल 2.42% है, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। यानी पूरी दुनिया का अगर 100% लैंड मान लिया जाए, 100% लैंड मान लिया जाए, तो उस दुनिया के 100% लैंड में भारत का जो लैंड का पार्ट है 2.42% है, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। यह साइज के बारे में। और लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। और हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारे देश का क्षेत्रफल है। ठीक है, एरिया है हमारे देश का, एरिया जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपने देखा कितना 2.42% टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड कवर करता है, 32 लाख यानी 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। और 7th लार्जेस्ट कंट्री, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कंट्री के बारे में। और उसके बाद से देख लेते हैं, यदि मैं आपको कहूं भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट से भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट में आना हो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आना हो, और एक ही ट्रेन से आना हो, एक ही बार बैठ के, तो आपको यहाँ से यहाँ आने में आपको 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करना होगा। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपको तय करना होगा, जो कि भारत के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक, जिसको बोलते हैं यहाँ पे इंदिरा कॉल बोलते हैं, यहाँ पे कन्याकुमारी बोलते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट भारत को इंदिरा कॉल, भारत के सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट को कन्याकुमारी बोलते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे स्पष्ट। ठीक है, उत्तरी मोस्ट पार्ट को इंदिरा कॉल, यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक है, अब मैं कहूँ भारत को अगर पश्चिम से पूरब जाना हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही ट्रेन पर बैठ के आपको जाना हो, तो आपको कम से कम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर आपको तय करने होंगे। 2933 किलोमीटर आपको वेस्ट टू ईस्ट तय करने होंगे। तो ये भारत का नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट और क्षेत्रफल वर्ल्ड लेवल पे, और भारत का कुल क्षेत्रफल हमने देख लिया। ठीक है, अब भारत का जो बाउंड्री वाला, जो लैंड बाउंड्री, जो आपका जो डिस्टेंस है, यानी भारत यहाँ पाकिस्तान से टच करता है, यहाँ से पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हुए ये अफगानिस्तान, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का, फिर यहाँ पे चाइना का, फिर चाइना से होते हुए फिर यहाँ आइएगा भूटान का, फिर चाइना का, फिर म्यांमार का, फिर यहाँ पे बांग्लादेश का। यानी 6-7 देशों से यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बॉर्डर बना रहा है, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर वाला जो एरिया कर रहा है, जो जमीन से टच कर रहा है दूसरे देशों से, वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर, 50,200 किलोमीटर। यानी यहाँ से आपको गाड़ी दे दिया जाए, यहाँ से आपको इसे पूरे भारत के मेन लैंड बाउंड्री दूसरे देश के साथ जो टच करता है, इसको अगर मैं आपको कह दूं घूमने के लिए, तो आपको 15,200 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करना होगा, जो कि आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे। ठीक है, अब भारत का ये वाला पार्ट जो कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र से सटे है, यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, ये भारत का कोस्ट लाइन वाला एरिया है। कुछ अंडमान निकोबार जो मैं यहाँ पे बनाया था, अंडमान निकोबार भी समुद्र में ही है, वो भी कोस्ट लाइन एरिया के टोटल बॉर्डर लाइन को जोड़ लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर, लगभग 7516 किलोमीटर एरिया कवर करता है अंडमान निकोबार। और ये, और फिर यहाँ से लेके जो 8-9 राज्य हैं, 8-9 स्टेट्स हैं जो आप इमेज में देख रहे होंगे, ये सारे कवर करते हैं, तो लगभग 7,516 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ये था इंडिया का
लोकेशन और एक्सपांड के बारे में, एक्सपांसन के बारे में मैंने आपको जो 8 टॉपिक 6 टॉपिक है उसमें मैंने साइज को कवर कर लिया और कुछ बेसिक चीज़ें जो था मैंने आपको बता दिया। अगले पार्ट में मैं आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज के साथ मैं बात करूंगा। फिर कोस्ट लाइन और आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। बाकी आपका चैप्टर में जो भी चीज़ दिया एनसीईआरटी में मैं कवर करा दूंगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बना के ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और जो शेयर नहीं करेगा उसका नंबर काट लिया जाएगा, इसलिए आप लोग नोट्स बनाएं और फिर दिखाएं। ओके, उम्मीद करते हैं आप लिखेंगे। बाय।